स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज बात करेंगे किसी भी दिए हुए नंबर्स के फैक्टर्स से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं उनके बारे में। एप्टीट्यूड की सीरीज में ये पहला वीडियो है और आने वाले दिनों में मैं एप्टीट्यूड से रिलेटेड अन्य टॉपिक्स के ऊपर भी बहुत सारे वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें आपको तमाम तरह के क्वालिटी कंटेंट मिलते हैं जो कि आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो बिना वक्त बर्बाद किए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख लें कि इस वीडियो में क्या क्या बातें होंगी। किसी भी नंबर्स के टोटल कितने फैक्टर हो सकते हैं, उन फैक्टर्स का क्या सम हो सकता है, उन फैक्टर्स का क्या प्रोडक्ट हो सकता है, कितने प्राइम फैक्टर्स हो सकते हैं, कितने कंपोजिट फैक्टर्स हो सकते हैं, इवन फैक्टर्स कितने हो सकते हैं और उनका सम कितना हो सकता है, उसी तरह से कितने ऑड फैक्टर्स होंगे और उनका कितना सम होगा, कितने तरीक़ों से इनको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है, रेसिप्रोकल्स का क्या सम होता है, कितने ऐसे नंबर ऑफ़ फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब्स हो, उनके जो रेसिप्रोकल्स हैं, जो फैक्टर्स के रेसिप्रोकल्स हैं, उनका क्या सम होगा। तो बहुत तरह के कॉन्सेप्ट इस वीडियो में डिस्कस किया जाने वाला है। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखें ताकि आपको जो भी सवाल है उसका जवाब आपको मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने एक छोटा एग्ज़ाम्पल लिया है 24। तो 24 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो 24 के फैक्टर्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। 24 को 1 से डिवाइड किया जा सकता है, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 12 से और 24 से। तो ये सारे जो नंबर्स हैं वो 24 को डिवाइड कर सकते हैं। तो इन नंबर्स को हम 24 का फैक्टर बोलते हैं। ठीक है। अब ये टोटल कितने हैं? ये टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल यहाँ पे 8 फैक्टर्स हैं। तो ये तो बिल्कुल आसान है कि अगर एक छोटा नंबर है तो हम उनके फैक्टर्स लिख के भी उनको काउंट कर सकते हैं। पर अगर मेरे पास एक बड़ा नंबर है तो उसके फैक्टर्स काउंट करना, ऐसे लिखने के बाद काउंट करना एक काफ़ी मुश्किल काम होगा। तो इसके लिए क्या प्रोसेस है जो कि हमें जल्दी से इसका फैक्टर बता के दे दे। तो आइए सबसे पहले प्रोसेस को समझते हैं। प्रोसेस को समझने के पहले एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर आप यूनिवर्सिटी या कॉलेजेज में हैं तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में पता होगा। समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे कि अगर 24 है तो 24 को हम अलग अलग प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स के फॉर्म में और मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। जैसे 24 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो ये होगा 12, 12 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो ये होगा 6, 6 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो ये होगा 3। तो जो 24 है उसको लिखा जा सकता है 2 टू दी पावर 3 इंटू 3 टू दी पावर 1। और ये प्राइम फैक्टराइजेशन जो होता है वो यूनिक होता है। ठीक है। आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 24 जो नंबर था उसको हम लिख सकते थे 3 इंटू 8, और फिर 8 को हम लिख सकते थे 2 इंटू 3, एंड देन 3 को हम लिख सकते थे 3 इंटू 1। तो प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना सबसे पहली जो है रिक्वायरमेंट है। जब हमने 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लिया उसके बाद जो नंबर ऑफ़ फैक्टर्स होते हैं, जो नंबर ऑफ़ फैक्टर्स हैं, उसके लिए सिंपल क्या करना होता है कि जो हमारे प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि इस प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 प्राइम नंबर आ रहे हैं 2 और 3, तो उनके पावर्स को देखते हैं। तो यहाँ पे उनका पावर है 3 और उनका पावर है 1। तो नंबर ऑफ़ फैक्टर्स निकालने के लिए हर पावर के अंदर, जैसे 2 का पावर 3 है तो 3 के अंदर हमने एक ऐड कर दिया, और 3 का पावर 1 है तो 1 में हमने 1 ऐड कर दिया और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमें जो आंसर आया वो 8 आया। तो आप इससे वेरीफाई कर सकते हैं कि अगर हमने लिख के काउंट किया था तो भी हमें 8 आया था, और अगर हम इस मेथड से भी करें तो हमारा जो नंबर ऑफ़ फैक्टर्स आएगा वो 8 आएगा। अब इसी को हम दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मेरे पास जो दूसरा नंबर है वो है 10,500। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखें। एक जो तरीका है कि हम इसको ऐसे लिखें और फिर एक एक करके सारे नंबर से डिवाइड करें। आइडियली अगर आप इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, पर चूँकि आप स्मार्ट हैं और आप इसको तेज़ी से भी कर सकते हैं, तो एक सिंपल तरीका ये हो सकता है कि 100, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि इट इज़ 105 और फिर उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें।
ठीक है। अब 105 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 35, और 100 को आप समझ सकते हैं कि 100 जो है वो 25 इंटू 4 है, तो 25 इंटू 4 को हम 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। एक्चुअली 25 जो है वो 5 स्क्वायर हो गया और 4 जो है वो 2 स्क्वायर हो गया। तो इसको अगर हम दोबारा लिखें प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में, तो यहाँ से हमें आएगा 2 टू द पावर 2, और जो नेक्स्ट हमारा प्राइम नंबर है वो है 3, तो हम लिखेंगे 3 टू द पावर 1। फिर 35 को भी हम 5 इंटू 7 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 5 स्क्वायर आएगा और यहाँ से 5 आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 5 टू द पावर 3, और फिर आएगा 7 टू द पावर 1। तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। मैं ये बात यहाँ पे हाईलाइट कर दूँ कि अल्टीमेटली आप इसको कैसे लिखेंगे वो आपके ऊपर निर्भर करता है। एज ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट अगर आप इसको लिखते हैं या एज ए मैच्योर स्टूडेंट आप इसको लिखते हैं, तो आप ये भी जानते होंगे कि हमारा एक रिज़ल्ट होता है कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है। बट चूँकि हम इसको एज ए एप्टीट्यूड प्रॉब्लम देख रहे हैं, तो हम इसको जितनी जल्दी चाहें लिखने की कोशिश करेंगे, और उसके लिए अलग अलग तरीके हो सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 105 गुना 100, आप किसी और तरीके से भी लिख सकते थे, पर अल्टीमेटली हमें ध्यान इस बात का रखना है कि जो नंबर्स हैं वो सारे प्राइम नंबर्स होने चाहिए। जैसे कि ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, और उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में, उसके डिफरेंट पावर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में हम इस नंबर को लिखेंगे, ठीक है। अब जो हमारा ये नंबर ऑफ़ फैक्टर्स होगा वो कितना होगा, नंबर ऑफ़ फैक्टर्स। तो नंबर ऑफ़ फैक्टर्स हम लिखेंगे, उसके लिए जो हमने फार्मूला आपको बताया कि जो अलग अलग प्राइम नंबर्स हैं, जैसे 2 का पावर 2 है तो हम लिखेंगे 2 + 1, उसमें ऐड करके देंगे 1। 3 का पावर 1 है तो उसमें हम 1 ऐड कर देंगे। 5 का पावर 3 है तो इसमें 3 में हम 1 ऐड कर देंगे, और 7 का पावर 1 है तो उसमें भी 1 में हम 1 ऐड कर देंगे। तो इसको हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया 3 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 2 48। तो इस नंबर के 48 फैक्टर्स होंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार इसको लिखने की कोशिश करिए कि वो टोटल के टोटल 48 फैक्टर्स क्या होंगे। उससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाएगी कि जो मैं बात बोल रहा हूँ वो आप उससे कन्विंस हैं या नहीं है। तो पहली बात ये है कि किसी भी नंबर्स के कितने फैक्टर्स होंगे वो हम सिंपल तरीके से लिख सकते हैं कि उसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, और प्राइम नंबर्स के जो भी पावर्स आए उनमें 1 ऐड करके आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। जो दूसरा हमारा इम्पॉर्टेंट रिजल्ट होता है नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, कि कितने नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स हो सकते हैं। तो मैं वो जो 24 वाला एग्जाम्पल है वो हर बार इसलिए लेना चाहता हूँ ताकि आपको ये क्लियर रहे कि बेसिकली इस सवाल का मतलब क्या है। तो 24 का जो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन था वो था 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 1, और इसके जो फैक्टर्स थे वो मैं दोबारा लिख देता हूँ 1 2 3 4 6 8 12 और 24। तो आप यहाँ पे नोट करेंगे कि 2 एक इवन नंबर है, 4 एक इवन नंबर है, 6 8 12 और 24 ये सारे इवन नंबर्स हैं, और केवल यहाँ पे 2 ही नंबर्स ऐसे हैं जो कि ऑड हैं। तो टोटल जो 8 फैक्टर्स हैं उसमें 6 फैक्टर्स जो हैं वो इवन हैं और 2 फैक्टर्स जो हैं वो ऑड हैं। तो फिर से वही बात कि यहाँ पे तो चूँकि देखना आसान है तो हम आसानी से देख सकते हैं, पर अगर बड़ा नंबर होगा तो हमें कोई स्पेशल मेथड फॉलो करना पड़ेगा। तो इसका रूल क्या है, इसका रूल बहुत ही सिंपल है कि जो हम को जब हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो मैं पहले लिख देता हूँ ताकि आपको कोई असुविधा ना हो, कि डू नॉट ऐड 1 टू द इवन पावर, 1 टू द इवन पावर। अब इसका मतलब क्या हुआ वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो अगर हम इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स को लिखें, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, अगर हम 24 के लिए जो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स है वो क्या होगा, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स लिखने के लिए हम क्या कर रहे थे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स लिखने के लिए हम कर रहे थे कि 3 में आप जो 2 का पावर 3 है उसमें आपने 1 ऐड कर दिया, और जो 3 का पावर 1 है उसमें भी आपने 1 ऐड कर दिया और आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो 3 का पावर 1 है उसमें तो आप 1 ऐड करिए, पर जो हमारा 2 का पावर 3 है उसमें आप 1 ऐड मत करिए, उसको केवल आप 3 से मल्टीप्लाई करिए।
वही रूल है कि डू नॉट ऐड 1 टू द इवन पावर। तो आप जैसा कि जानते हैं कि जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इवन पावर से मेरा मतलब ये है कि जो 2 का पावर है, द पावर ऑफ 2, डू नॉट ऐड 1 टू द पावर ऑफ 2, क्योंकि एक ही प्राइम नंबर ऐसा है जो कि इवन हो सकता है। तो इवन पावर की बजाय में उस नंबर में जिसमें आप जो 2 का पावर है उसमें आप 1 को ऐड नहीं करेंगे। तो आप सीधे इसको लिखेंगे 3 इंटू 2 यानी कि 6, जो कि आप देख भी रहे थे कि टोटल इसके जो इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, सॉरी जो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स हैं वो हैं 6। यहाँ पे इस बात को ध्यान दें कि मैं जो काउंट कर रहा हूँ कि कितने फैक्टर्स हैं और वो उन फैक्टर्स में से कौन से वाले जो हैं वो इवन नंबर्स हैं। ठीक है, अब इसी एग्जांपल को हम एक्सटेंड कर देते हैं जो बड़े नंबर्स के लिए 10500 जो कि हमारा मेन नंबर लिया था बड़ा वाला। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमने पिछले पेज पे भी देखा हुआ है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमने लिखा था, तो मैं इसको यहाँ पे डायरेक्टली आपके लिए लिख देता हूँ। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 3 इंटू 7 टू द पावर 1। तो इसके जो नंबर ऑफ़ इवन फैक्टर्स होंगे वो कितने होंगे, तो मैं जो नंबर ऑफ़ इवन फैक्टर्स हैं वो होंगे 2 के पावर में 1 ऐड नहीं करना है, तो इसको केवल 2 लिखना है और बाकी वैसे ही रहेगा 1 प्लस 1, फिर रहेगा 3 प्लस 1 और फिर रहेगा 1 प्लस 1। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16 एंड 16 इंटू 2 32। तो जो ये नंबर है इसके हमारे पास टोटल 32 ऐसे फैक्टर्स होंगे जो इवन होंगे। ठीक है, अब इसी चीज़ को अगर हम बोलें कि कितने नंबर ऑफ़ फैक्टर्स ऑड होंगे, नंबर ऑफ़ ऑड फैक्टर्स, तो नंबर ऑफ़ ऑड फैक्टर्स एक तो तरीका ये है कि आप जो टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर्स हैं उसमें से इवन को माइनस कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर 8 था, 8 में से आपने 6 माइनस किया तो 26 के 2 फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि ऑड हैं, जो कि आप देख भी पा रहे हैं। दूसरा तरीका ये है कि इसमें हम इसको सिंपल ऐसे लिख सकते हैं कि जो 2 का पावर है वो वाले पावर को हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम 24 के लिए लिखें, 24 के लिए अगर हम इसी आंसर को लिखें कि उसके कितने नंबर ऑफ़ ऑड फैक्टर्स होंगे, तो 24 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 टू द पावर 3, उसमें जो इवन नंबर यानी कि जो 2 का पावर है उसको हम कंसीडर ना करके केवल 3 के पावर को लें और जो आंसर लिखें वो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 लिखें। हमने क्या किया कि यहाँ पे 2 का पावर 3 था, तो इस 3 जब हम टोटल लिख रहे थे तो 3 में 1 ऐड कर रहे थे और इस 3 के पावर 1 में 1 ऐड कर रहे थे। पर अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि जो 2 का पावर 3 यानी कि जो हमारा इवन नंबर का पावर है उसको इग्नोर कर दे रहे हैं और सिंपली जो अदर प्राइम फैक्टर्स हैं उसके पावर्स में 1 ऐड करके आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो वैसा केवल यहाँ पे 1 था तो हमने लिखा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अगर आप इस एग्जाम्पल को देखें तो इसमें ये वाले टर्म को हम इग्नोर कर देना है 2 टू द पावर 2 को, तो हम केवल जो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स लिखेंगे फॉर 10,500। तो इसके लिए जो होगा, इसके लिए जो आंसर होगा वो क्या होगा कि इसको आपने इग्नोर कर दिया, यानी कि आप सीधे लिखेंगे 1 प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 1, फिर 5 टू द पावर 3 के लिए लिखेंगे 3 प्लस 1, फिर 7 टू द पावर 1 के लिए लिखेंगे 1 प्लस 1। तो आप यहाँ से पाएंगे कि आएगा 2 और यहाँ से आएगा 4, सो 4 दूना 8 और 8 दूना 16। तो ये 16 जो फैक्टर्स होंगे वो ऑड होंगे और जो 32 फैक्टर्स होंगे वो इवन होंगे। और जैसा कि मैंने पहले देखा था कि जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स थे वो 48 थे। मैं गेस कर पा रहा हूँ कि आप इसको समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा 4th पॉइंट है कि कितने नंबर ऑफ़ प्राइम फैक्टर्स होंगे, नंबर ऑफ़ प्राइम फैक्टर्स। तो ये बड़ा ही सिंपल सा है, इसमें ज़्यादा हम समय नहीं स्पेंड करेंगे। नंबर ऑफ़ प्राइम फैक्टर्स, राइट, नंबर ऑफ़ प्राइम फैक्टर्स। तो इसका सिंपल सा रूल ये है कि जो आप प्राइम फैक्टराइजेशन लिख रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आप 24 की अगर बात करें तो 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपने लिखा था 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 1। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कौन कौन सा नंबर आ रहा है, एक नंबर आ रहा है 2 और दूसरा नंबर आ रहा है 3। तो 2 और 3 इसके 2 प्राइम फैक्टर्स होंगे। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे, वो उतने ही होंगे जितने उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम नंबर आ रहे हैं। ठीक है, एक और छोटे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ आपकी सुविधा के लिए। मान लो मैं लेता हूँ 28। तो 28 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे तो आपको क्या आएगा 2 का पावर 2 इंटू 7 टू द पावर 1। तो इसका जो
प्राइम फैक्टर्स होगा वो क्या होगा 2 और 7। तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने हुए, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स हुए 2। दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि प्राइम है, ठीक है। उसी तरह से अगर आप हमारा एग्जांपल लें 10,500 वाला, तो 10,500 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन था वो क्या था, 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 3 इंटू 7 टू द पावर 1। तो इसके टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे, एक तो इसका पहला प्राइम फैक्टर है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 5, चौथा है 7। तो ये 4 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में आ रहे हैं, मतलब 4 प्राइम नंबर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में आ रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ जो प्राइम फैक्टर्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स वो कितने होंगे, 4 होंगे, ठीक है। आप 24 के लिए भी आपने देखा था कि 24 के लिए जो फैक्टर्स थे वो कौन कौन से थे, 1 2 3। तो इसमें जो प्राइम नंबर्स हैं वो क्या है, एक 2 है और दूसरा 3 है, बाकी तो कोई और प्राइम नंबर नहीं है। मुझे आशा है आप ये समझ पा रहे होंगे कि 1 को प्राइम नंबर हम नहीं कंसीडर करते हैं, बाकी ये सारे नंबर जो हैं वो कंपोजिट नंबर हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर्स काउंट करना काफ़ी आसान है। और कंपोजिट फैक्टर कितने होंगे, तो कंपोजिट फैक्टर्स जो हैं वो टोटल फैक्टर्स में से, टोटल जो नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, टोटल फैक्टर्स उसमें से आप पहले माइनस करोगे प्राइम फैक्टर्स को, ठीक है। और उस टोटल में से आप फिर से 1 माइनस कर दो, क्योंकि क्यों 1 माइनस करोगे, क्योंकि 1 तो प्राइम नहीं कंसीडर किया जाता। तो जैसे कि इस केस में अगर हम बात करें तो 24 वाले में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने थे, 8 थे, उसमें से प्राइम कितने आ गए, 2 आ गए, और इनमें से हमें क्या माइनस करना है, 1 माइनस करना है। तो टोटल कंपोजिट फैक्टर कितने होंगे, 5 होंगे। और आप यहाँ देख भी सकते हैं कि 5 कंपोजिट फैक्टर हैं, जैसे कि 4, 6, 8, 12 और 24, ये सारे कंपोजिट नंबर हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने थे, 48 थे। 48 में से हमने 4 प्राइम फैक्टर निकाल दिए और फिर उसमें से 1 माइनस किया, तो टोटल नंबर ऑफ जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, कंपोजिट, तो कितना हो जाएगा 48 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 43। तो ये जो थी पहली बात थी। अभी तक हमने क्या क्या बात कर लिया, अभी तक हमने बात कर लिया कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ कंपोजिट फैक्टर्स कितने होंगे। अब हम बात करते हैं सम ऑफ फैक्टर्स की, सम ऑफ फैक्टर्स की, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है, क्योंकि मैं इसमें फैक्टर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ, तो आप अंत तक बने रहें। अब दोबारा वही एग्जांपल लेते हैं 24 का। 24 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन था वो था 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 3 दैट इज़ 8 एंड इंटू 3 टू द पावर 1 दैट इज़ 24। सो 8 इंटू 3 इज़ 24। और इसके फैक्टर्स भी मैं लिख देता हूँ, 1 2 3 4 6 8 12 और 24। अगर आप इसका सम निकालें तो इसका सम क्या होगा, आप इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 60, आप वेरीफाई कर सकते हैं। पर उसी तरह से मैं बोलूं कि इस नंबर के जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन है उसका आप सम निकालिए, तो ये तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, क्योंकि पहले आप सारे प्राइम फैक्टर्स को लिखो, फिर सारों को ऐड करो, टोटल 48 था, आप ऑलरेडी देख चुके थे, तो ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उसके लिए रूल क्या है, रूल बड़ा सिंपल है। और पहला मैं 24 के लिए लिखता हूँ, तो सम जो होगा 24 के लिए, तो जैसे कि यहाँ पे 2 टू द पावर 3 है, तो आप एक ब्रैकेट करेंगे, उस ब्रैकेट के अंदर आप 2 टू द पावर 0 से लेके 2 टू द पावर 3 तक के सारे टर्म्स लिखेंगे। तो आप लिखेंगे 2 टू द पावर 0 प्लस 2 टू द पावर 1 प्लस 2 टू द पावर 2 प्लस 2 टू द पावर 3। उसी तरह से दूसरे प्राइम फैक्टर्स के लिए, यानी कि 3 टू द पावर 1 के लिए भी आप एक ब्रैकेट लेंगे और उसमें 3 टू द पावर 0 से लेके 3 टू द पावर 1 तक जो भी इसका हाईएस्ट पावर है उस तक आप लिखेंगे और फिर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या आएगा, 2 टू द पावर 0 1, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 4 7 एंड 7 प्लस 8 15। और जो नेक्स्ट टर्म है 3 टू द पावर 0, तो 1 प्लस 3 4, यानी कि टोटल आ गया 60, जैसा कि आप पहले भी देख चुके थे। उसी तरह से अगर आप इस नंबर की बात करें तो इस नंबर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन था वो था 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 3 इंटू 7 टू द पावर 1। तो इनके जो भी फैक्टर्स हैं उनका सम निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहला प्राइम फैक्टर जो है वो 2 टू द पावर 2 है, ठीक है। तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि 2 टू द पावर 0 से लेकर 2 टू द पावर 2 तक जाना पड़ेगा। उस ब्रैकेट को क्लोज किया,
फिर 3 टू द पावर 1 के लिए हम 3 टू द पावर 0 से लेकर 3 टू द पावर 1 तक जाएंगे। 5 टू द पावर 3 के लिए 5 टू द पावर 0, 5 टू द पावर 1 प्लस 5 टू द पावर 2 प्लस 5 टू द पावर 3 तक जाएंगे। उसी तरह से 7 टू द पावर 1 के लिए 7 टू द पावर 0 से लेकर 7 टू द पावर 1 तक जाएंगे। इन सबको आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले से आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस 2 प्लस 4, तो पहले से आपको मिलेगा 7, दूसरे से आपको मिलेगा 3 प्लस 1 4, तीसरे से आपको मिलेगा 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 25 दैट इज़ 31 और 125 यानी कि 156 आपको मिलेगा, और फिर इसे आपको मिलेगा 8, और आप अगर टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 34944। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसको एक बार वेरीफाई भी कर लें, पर प्रोसेस मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि एक और दोबारा क्विकली एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं 36 ले लेता हूं, तो 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप कैसे लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे 4 इंटू 9, ठीक है, और 4 को लिखेंगे 2 स्क्वायर और 9 को लिखेंगे 3 स्क्वायर। 2 एक प्राइम नंबर है, 3 एक प्राइम नंबर है, तो इसका जो सम होगा, इसके जो जितने भी फैक्टर्स होंगे उसका सम कैसे निकालेंगे। 2 टू द पावर 2 है तो हम लिखेंगे 2 टू द पावर 0 प्लस 2 टू द पावर 1 प्लस 2 टू द पावर 2, और फिर 3 टू द पावर 2 है तो मैं लिखूंगा 3 टू द पावर 0 फिर 3 टू द पावर 1 प्लस 3 टू द पावर 2। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा, 1 प्लस 2 प्लस 4, और दूसरे वाले जो ब्रैकेट्स है उससे आएगा 1 प्लस 3 प्लस 9, तो आप यहाँ पे आएंगे 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, और 9 प्लस 3 12 प्लस 1 13, तो आएगा 91। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। मैं आपसे बोलूँ क्विकली कि 36 का क्या प्राइम फैक्टर होगा, सॉरी 36 के क्या क्या फैक्टर्स होंगे, तो वो होगा 1 2 3, 4 भी डिवाइड करता है 36 को, 6 भी डिवाइड करता है, 9 भी करता है, 12 भी करता है, उसके बाद 18 करता है और 36 करता है। तो आप इसको ऐड करिए, ये हो गया 54, और ये हो गया 9 6 15 और 12 27, तो 54 प्लस 27 और 27 प्लस 3 30, 54 4 58, तो 30 प्लस 58 88, 2 90 और 1 91। सो दिस इज 91 विच वी ऑलरेडी हैव गॉट हियर। सो आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट, राइट। तो सम ऑफ फैक्टर्स हमने निकाल लिया। अब जो नेक्स्ट बात आती है कि सम ऑफ इवन फैक्टर्स कैसे निकालेंगे। तो हमने जैसा कि देखा था कि 24 के 6 फैक्टर्स ऐसे थे जो कि इवन थे, ठीक है। तो सम ऑफ इवन फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करते हैं कि उसमें से रूल है कि रिमूव 2 टू द पावर 0 फ्रॉम द ब्रैकेट्स containing powers of 2, containing powers of 2। मतलब क्या हुआ, जैसे आप 24 वाला एग्जाम्पल है, 24 को आपने क्या लिखा था, 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 1। तो इसका अगर हम रिक्वायर्ड सम लिखें, रिक्वायर्ड सम से मेरा मतलब ये है कि जो भी इवन फैक्टर्स हैं उनका सम, तो जो सारे फैक्टर्स का सम लिखते थे तो उसमें क्या हम लिखते थे, 2 टू द पावर 0 प्लस 2 टू द पावर 1 प्लस 2 टू द पावर 2 प्लस 2 टू द पावर 3, यही लिखते थे, यही लिखा था पिछली बार, हाँ। और उसके बाद इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है 3 टू द पावर 0 प्लस 3 टू द पावर 1 से। अब रूल क्या बोल रहा है कि आप 2 टू द पावर 0 वाला जो टर्म है उसको आप रिमूव कर दीजिए, इसको हटा दीजिए, आप केवल यही 3 टर्म लिखिए। आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, आपको 2 टू द पावर 1 से शुरू करना चाहिए था, पर मैंने समझाने के लिए लिखा। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा 2, और यहाँ से आएगा 4, और यहाँ से आएगा 12, तो 2 प्लस 4 प्लस 12, और यहाँ से आएगा 1 प्लस 3, तो टोटल कितना होगा, 12 4 नहीं 12 कैसे, ये तो 8 आएगा ना, मैं ऐड करके लिख रहा हूँ, माफ़ कीजिए। तो ये आएगा 8, तो 8 प्लस 4 12, तो 14, और 14 गुने 4 यानी कि 56, टोटल 56 आएगा। तो आप अगर एग्जाम्पल्स से समझें तो हमारे ये फैक्टर्स थे, और इसमें 24 के, और इसमें 1 और 3 जो था हमारा ऑड नंबर था, तो टोटल सम 60 आया था, उसमें से अगर ऑड वाला मैं माइनस कर दूं 1 प्लस 3 तो 56 आएगा, जो कि इस रिजल्ट से भी आ रहा है, ठीक है। और दूसरे वाले एग्जांपल 10500 की अगर हम बात करें तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन था वो क्या था, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन को अगर हम अपने पास ध्यान में रखें, बार बार लिखने की ज़रूरत पड़ रही है, तो यह है 2 स्क्वायर प्लस 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 3 इंटू 7 टू द पावर 1। तो इसके लिए जो हमारा रिक्वायर्ड सम होगा वो क्या होगा,
आप सारे टर्म्स तो लिखिए, सारे ब्रैकेट्स लिखिए, पर यहाँ पे 2 टू द पावर 0 से शुरू करने के बजाय 2 टू द पावर 1 से शुरू करिए। 2 टू द पावर 1 प्लस 2 टू द पावर 2 प्लस 2 टू द पावर 3, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। 3 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 3 के लिए आप लिखेंगे 5 टू द पावर 0 प्लस 5 टू द पावर 1 प्लस 5 टू द पावर 2 प्लस 5 टू द पावर 3, और 7 टू द पावर 1 के लिए आप लिखेंगे 7 टू द पावर 0 प्लस 7 टू द पावर 1। और अगर आप इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो आंसर आएगा वो आप एक बार वेरीफाई ज़रूर करें। यहाँ से आएगा 2 टू द पावर, एक मैंने यहाँ पे शायद गलती कर दी, यहाँ पे 2 टू द पावर 2 है तो इसको यहीं पे तक लिखने की ज़रूरत थी। दोबारा देख लेते हैं, 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, ठीक है। तो यहाँ से हमें आ रहा है 2 प्लस 4 6, दूसरे वाले से हमें आ रहा है 3 प्लस 1 4, तीसरे वाले से हमें कितना आएगा 156, और चौथे वाले से हमें आएगा टोटल 8। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फाइनल आंसर आएगा वो 29952 ऐसा आएगा। आप एक बार दोबारा चेक करें इसको। तो आई गेस मैं आशा करता हूँ कि आप इसको समझ पा रहे होंगे। एक और छोटा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मान लो मैं ले लेता हूँ 105, ठीक है 105। तो 105 के लिए अगर मैं पूछूं कि आप इसके जो भी फैक्टर्स होंगे उनके जो इवन फैक्टर्स हैं उनका सम क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप देख पाएंगे कि इवन फैक्टर्स के अंदर यहाँ पे 2 टू द पावर 2 का कोई पावर ही नहीं होगा, क्योंकि ये तो एक ऑड नंबर है। अगर इसके आप प्राइम फैक्टराइजेशन को लिखेंगे तो आप सिंपल लिखेंगे 3 इंटू 5 इंटू 7, 3 इंटू 5 15 इंटू 7। तो इस केस में जो सम आएगा वो क्या आएगा, इस केस में आप सम लिखेंगे 3 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 1, 7 टू द पावर 1। तो 3 टू द पावर 1 के लिए आप लिखेंगे 3 टू द पावर 0 प्लस 3 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 1 के लिए लिखेंगे 5 टू द पावर 0 प्लस 5 टू द पावर 1, और 7 टू द पावर 1 के लिए लिखेंगे 7 टू द पावर 0 प्लस 7 टू द पावर 1। तो जो आंसर आएगा यहाँ से आएगा 4 प्लस इंटू 6 इंटू 8। तो 4 इंटू 6 इंटू 8, यानी कि आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, आई थिंक कितना आएगा 24 इंटू 8, 48 चौका 192, 192। दिस इज़ हाउ आई कैलकुलेट। अगर आपको जैसे मैंने जो बोला कि 48, तो आप कैसे इसको कैलकुलेट करते होंगे, जैसे आपने बचपन में सीखा होगा तो आप वैसे कैलकुलेट कर लें। तो ये बात आई होप कि आपको क्लियर हो गई होगी कि जब हम सम ऑफ इवन फैक्टर्स निकालने की बात कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है। तो जो बात मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता था कि ये जो हमने 105 का एग्जाम्पल लिया है, तो ये जो सम निकाला है ये इवन का सम नहीं है, ये टोटल सम है, क्योंकि इसमें तो इवन के कोई टर्म्स ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर आप ऐसे देखें, आप इसको मैं थोड़ा और बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। 105 के अगर आप फैक्टर्स की बात करें तो वो क्या होगा, वो होगा 1 3 5 7 और 15 और 21, और क्या होगा 21 के बाद 35 और फिर 105। तो आप इन सब को ऐड करेंगे तो 192 आएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सम ऑफ इसके जो इवन फैक्टर्स हैं उसका सम क्या होगा, तो इवन फैक्टर्स का तो कोई सम ही नहीं होगा ना, क्योंकि जो आपको पहला टर्म लेना है, रिक्वायर्ड सम लेना है, ठीक है। और एक और भी ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये ऑड अगर ये ऑड नंबर है तो उसके इवन फैक्टर्स आएंगे कैसे, क्योंकि अगर वो 2 से डिवाइड ही नहीं होगा तो 2 के किसी और पावर से कैसे डिवाइड होगा। तो जो इवन फैक्टर्स का सम है वो तो 0 होगा, सम ऑफ इवन फैक्टर्स, सम ऑफ इवन फैक्टर्स वो क्या होगा, वो होगा 0, क्योंकि इसका कोई भी फैक्टर जो है वो इवन होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये बात भी एक कॉमन सेंस की थी, पर मैंने सोचा कि आपको थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। दूसरा जो बात है ये है कि सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, तो ये भी क्विकली निकाला जा सकता है। 24 वाला एग्जांपल दोबारा लेते हैं, 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 1, और इसमें हमने देखा था कि जो इसके फैक्टर्स थे, आप यहाँ पे देख लें कि 24 के जो फैक्टर्स थे, मैंने शायद इधर लिखा होगा, ये लिखा था 1 2 3 4, तो ये 24 के फैक्टर्स थे, राइट। तो इसमें जो ऑड वाले फैक्टर्स थे वो 1 और 3 थे, तो सम ऑफ ऑड फैक्टर्स जो क्या था वो था 1 + 3 = 4, ठीक है। फिर से वही बात कि छोटा नंबर है तो आप जल्दी से काउंट कर सकते हैं, पर बड़ा नंबर होगा तो कैसे काउंट करेंगे। तो इसमें रूल क्या है,
इसमें रूल बहुत ही सिंपल है कि इसमें जब आप सम ऑफ ऑड फैक्टर्स निकाल रहे हैं तो 2 के जो जो 2 वाला ब्रैकेट होता है उसको आप इग्नोर ही कर दें, उसको लिखें ही ना, ठीक है। इसमें सिंपल आप 3 वाला ब्रैकेट यूज़ करें 3 टू द पावर 1 का, तो आप लिखेंगे 3 टू द पावर 0 प्लस 3 टू द पावर 1, यानी कि जो आंसर होगा वो 4 होगा। ये ब्रैकेट आप कंसीडर ना करें, इसको इग्नोर कर दें, ठीक है। जैसे कि मैं अगर आपसे बात करूं इस वाले नंबर का 10500 का, तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन था, दोबारा मैं लिखता हूं, बार बार लिखने की जरूरत पड़ी है, 2 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 1, सो 2 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू और क्या था 5 टू द पावर 3 इंटू 7 टू द पावर 1, सो 5 टू द पावर 3 इंटू 7 टू द पावर 1, ठीक है। तो इसका अगर हम निकालें सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, तो सम ऑफ ऑड फैक्टर्स क्या होगा, तो ये 2 वाले ब्रैकेट को इग्नोर कर देना है, केवल लिखना है 3 टू द पावर 1 और 5 टू द पावर 3 और 7 टू द पावर 1, मतलब इवन वाले को हमें इग्नोर कर देना है। तो क्या लिखेंगे, 3 टू द पावर 1 के बदले हम लिखते हैं 3 टू द पावर 0 प्लस 3 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 3 के लिए हम लिखेंगे 5 टू द पावर 0, 5 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 2 प्लस 5 टू द पावर 3, उसके बाद 7 टू द पावर 1 के लिए लिखेंगे 7 टू द पावर 0 प्लस 7 टू द पावर 1। तो इनको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 4992। आप इसको ज़रूर वेरीफाई करें कि जो मैं लिख रहा हूँ उससे आप सहमत हैं या नहीं हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने काफ़ी चीज़ों के बारे में बात कर लिया, एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या बात होगी। तो हमने बात कर लिया कि टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर्स कितने हैं, सम ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, कंपोजिट फैक्टर्स कितने हैं, इवन फैक्टर्स कितने हैं और उनका सम कितना है, ठीक है। और अभी जो हम बात करने वाले हैं कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे और बाकी चीज़ों के बारे में। तो आइए इस लेक्चर को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो जो अगली बात ये है वो है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स कई बार मैं देखता हूँ कि बच्चे छोटे वीडियोज़ की डिमांड करते हैं, पर मुझे लगता है कि अगर आप सारी चीज़ों को समझना चाहते हैं तो थोड़ा आपको समय देना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर से मेरा क्या मतलब है, जैसे मैं 24 की बात करूं तो 24 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन था वो था 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 1, और इसके जो सारे फैक्टर्स थे वो थे 1 इंटू, और उसका हम प्रोडक्ट को अगर निकालें तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 12 इंटू 24। तो इन टोटल 8 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इनको अगर आप प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा 24। अगर आप इसको कैलकुलेटर से करें, क्योंकि ऐसे करना तो मुश्किल होगा, तो अगर आप इसको कैलकुलेटर से करें तो ये जो नंबर आएगा वो आएगा 331776। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। पर अगर मैं डायरेक्ट फार्मूला की बात करूं तो इसके लिए काफ़ी सिंपल फार्मूला है कि जब आप फैक्टर्स का प्रोडक्ट निकालते हैं तो आपको क्या लिखना पड़ेगा कि जिस नंबर के लिए आप ऐसा करना चाह रहे हैं तो उस नंबर को लिख लें, ठीक है, और उसके जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स, उसको 2 से डिवाइड करें और ऐसे लिखें कि नंबर टू द पावर नंबर ऑफ फैक्टर बाई 2। मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर आप 24 की बात करें तो 24 के लिए जो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने थे, नंबर ऑफ फैक्टर्स हमने पहले कैलकुलेट किए थे वो थे 3 + 1 इंटू 1 + 1, तो यानी कि 4 इंटू 2 8 फैक्टर्स थे। तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट होगा 24, यानी कि जो ओरिजिनल नंबर है उसको लेंगे और फिर लिखेंगे टू द पावर 8/2, यानी कि 24 टू द पावर 4। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप इसको ज़रूर वेरीफाई करें, आप पाएंगे कि जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा दोनों केसेस में। अगर दोनों केसेस में सेम नहीं आ रहा है तो आप मुझे ये बताएंगे कि सर सेम नहीं आ रहा है, तो मैं शायद इस वीडियो को दोबारा क्रॉस चेक करूँगा, पर मैं आशा करता हूँ कि शायद आप इसको वेरीफाई करेंगे तो पाएंगे कि ये सेम ही आएगा। जो दूसरा हमारा नंबर है वो जो बड़ा नंबर है उसको हम ले लेते हैं। तो हमारा जो बड़ा नंबर है 10500, तो 1 इसी पेज पे करते हैं 10500, और इसके प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे कि बार बार हम यूज कर रहे हैं तो मुझे आशा है कि अभी तक आपको ये ध्यान में आ गया होगा, पर मुझे तो बार बार ही लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें पेज बदलना पड़ रहा है।
तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो है 2 स्क्वायर इंटू 3⁻1 इंटू 5⁻3 इंटू 7⁻1। तो इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या है? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स तो हमने पहले भी कैलकुलेट किया है, पर फिर आपके सामने एक बार दोबारा करता हूँ। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं 2 + 1 यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 2 यानी कि 48, जो पहला हमारा था कि पावर्स में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 में 1 करेंगे तो 3, 1 में 1 करेंगे तो 2, तो 3 इंटू 2 6, और इसमें 1 ऐड करेंगे तो 4, तो 6 इंटू 4 24 एंड इंटू 2 तो 48। तो जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा? जो नंबर है 10500, एक काफ़ी बड़ा नंबर है, और इसको 48/2 यानी कि इसका पावर 24, काफ़ी बड़ा नंबर हो जाएगा। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है तो मुझे आशा है कि आंसर को इसी फॉर्म में छोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज वो एक्सपोनेंशियली लार्ज नंबर है, तो आई थिंक इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एनीवन टू काइंड ऑफ राइट दैट नंबर। ओके, तो चलो प्रोडक्ट की भी बात हो गई। अब जो नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ कि उन फैक्टर्स को निकालिए जो कि परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइप का क्वेश्चन होता है, तो इसको आप ज़रूर समझें। जैसे कि वही एग्जांपल बार बार मैं जो ले रहा हूँ, 24 के जो हमने फैक्टर्स लिखे थे वो क्या था? 1 2 3 4 6 8 12 और 24। तो इसमें 2 नंबर्स ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, क्योंकि 1 जो है वो 1 का स्क्वायर है और जो 4 है हमारा वो 2 का स्क्वायर है। बाकी जो नंबर्स हैं वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये छोटा नंबर है, हमने आसानी से काउंट कर लिया। पर अगर बड़ा नंबर होगा तो हम कैसे काउंट करेंगे? तो उसके लिए रूल है, और रूल हमेशा इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के ऊपर ही बेस है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। तो इसको हम दोबारा लिखते हैं 2⁻3 इंटू 3⁻1। और परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए जो हम रूल यूज करेंगे वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। रूल क्या है कि आप इसका जो पावर है, ठीक है, उस पावर को 2 से डिवाइड करेंगे। पहले प्राइम का जो पावर है यानी कि 2 का पावर 3 है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे और फिर उसका जो कोसेंट आएगा वो लेंगे, ठीक है, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जो दूसरा प्राइम है उसके पावर को 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब इसका जो दूसरा प्राइम है वो 3 है, उसका पावर 1 है, तो 1 को आपने 2 से डिवाइड किया, ठीक है, और इसका जो कोसेंट आया वो लिखेंगे। आप मुझे आशा है कि आप ये समझ रहे होंगे कि कोसेंट और रिमाइंडर क्या होता है। जैसे कि अगर आप 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो होगा वो 1 होगा और कोसेंट भी 1 होगा। और अगर आप 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कोसेंट तो 0 होगा, ठीक है, और जो उसका रिमाइंडर होगा वो एक यहाँ पे छोटी सी सुधार की ज़रूरत है। यहाँ पे रूल के अंदर, माफ़ कीजिए, यहाँ पे क्या करना होता है कि इसमें आपको 1 भी ऐड करना होता है। तो हम इसको 1 ऐड करेंगे और फिर जो दूसरा है कि कोसेंट लिखेंगे 1/2 और +1, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पहले क्या किया कि जो हमारा पहला प्राइम नंबर था उसका पावर देखा, उसका पावर 3 है, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, जो कोसेंट आएगा उसको लिखेंगे और उसमें 1 ऐड करेंगे। फिर जो दूसरा प्राइम नंबर है उसके पावर को देखेंगे, उसमें 2 से डिवाइड करेंगे और उसका जो कोसेंट आएगा उसको लिखेंगे और उसमें 1 ऐड करेंगे। तो यहाँ से जो ये टर्म है ये कोसेंट कितना आएगा 1 और 1 + 1, और जो दूसरा वाला टर्म है तो इसका जो कोसेंट आएगा वो 0 आएगा, रिमाइंडर आएगा 1। तो प्रोडक्ट कितना आया 2 × 1 = 2। तो आप देख रहे हैं कि ऐसे 2 नंबर्स होंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर होंगे, और हमने ऑलरेडी चेक किया हुआ था कि वो नंबर्स हैं 1 और 4। पर अगर हम बात करें फिर से 10500 की, 10500 की, तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या था? इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन था फिर से हमें लिखना है, इसका है 2 स्क्वायर इंटू 3⁻1 इंटू 5⁻3 इंटू 7⁻1। ये हमारा इसका प्राइम फैक्टराइजेशन था। तो अगर हम इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछें कि इसके कितने ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो रूल के हिसाब से अगर हम जाएं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 2 को 2 से डिवाइड करना है, इसका कोसेंट लिखना है, ठीक है, यानी कि 1, और फिर उसमें 1 ऐड करना है। फिर दूसरा ये है कि 1 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ पर आपको क्लियर है कि 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कोसेंट तो 0 होगा, पर जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस, ताकि
आपको बाद में कन्फ्यूजन ना हो, मैं इसको सिस्टमैटिक तरीके से लिख दे रहा हूँ। फिर कोसेंट लिखेंगे, 3 को 2 से डिवाइड करने के बाद जो आएगा उसमें 1 ऐड करेंगे, और फिर कोसेंट लिखेंगे जो 1 को 2 से डिवाइड करने पे आएगा और उसमें हम 1 ऐड करेंगे। तो यहाँ से हमें 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कोसेंट 1 आएगा, 1 ऐड कर दिया। यहाँ से 0 + 1 आएगा, यहाँ से 1 + 1 आएगा, और लास्ट वाले टर्म से भी 0 + 1 आएगा। तो जो टोटल आएगा यहाँ से 2, यहाँ से 1, यहाँ से 2 और यहाँ से 1, यानी कि प्रोडक्ट आएगा 4। तो 10500 के जो हमारे पास फैक्टर्स हैं उसमें 4 फैक्टर्स ऐसे होंगे। आप इसको इंटरनेट पे ज़रूर सर्च करें कि इसके टोटल फैक्टर्स कितने हैं। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप इसको वेरीफाई करेंगे कि 4 फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल ये है कि कितने ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि परफेक्ट क्यूब हैं। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स which are परफेक्ट क्यूब्स, तो वो कैसे निकालेंगे? रूल सेम है। सबसे पहले अगर आप इस एग्जाम्पल को लें तो परफेक्ट क्यूब से मेरा मतलब क्या है कि इसका एक फैक्टर है 1 को लिखा जा सकता है 1 क्यूब, और 8 को लिखा जा सकता है 2 क्यूब। तो 1 और 8 ऐसे दो फैक्टर्स हैं 24 के जो कि परफेक्ट क्यूब हैं। बाकी कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसको आप परफेक्ट क्यूब के फॉर्म में लिख पाएँ। तो इसमें अगर आपको काउंट करना हो रूल यूज़ करके, तो इसमें सिंपल रूल ये है कि जब आप डिवाइड कर रहे थे स्क्वायर रूट के केस में, जो परफेक्ट स्क्वायर के लिए 2 से कर रहे थे, यहाँ पे परफेक्ट क्यूब के लिए 3 से करेंगे। तो जो पहला पावर है प्राइम का 2⁻3, तो 3 को आप 3 से डिवाइड करेंगे, उसका कोसेंट में 1 ऐड करेंगे। और दूसरा वाला जो पावर है 1, सो 1 को 3 से डिवाइड करेंगे, उसके कोसेंट में 1 ऐड करेंगे। तो यहाँ से भी आपको आएगा 1 और 1 2, और दूसरे वाले से आएगा 0 + 1 1, यानी कि 2। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कोसेंट आप समझ पा रहे होंगे। जैसे मैं आपको बोलूँ कि 24 में आप 5 से डिवाइड करेंगे तो कोसेंट कितना आएगा? कोसेंट आएगा 4, जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 4। तो 4 इज़ द कोसेंट एंड 4 इज़ द रिमाइंडर। ठीक है, उसी तरह से अगर आप दूसरा वाला एग्जाम्पल लें, ये हमारा जो है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन, तो उसके ऐसे कितने फैक्टर्स होंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर होंगे? तो इसको काउंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कोसेंट लिखना पड़ेगा 2⁻3 + 1, यानी कि दूसरा वाला जो पावर है कोसेंट ऑफ 1/3, और उसमें 1 ऐड करना है। फिर कोसेंट ऑफ 3/3, उसमें 1 ऐड करना है, और कोसेंट ऑफ अगेन 1/3 और उसमें 1 ऐड करना है। तो यहाँ से क्या आएगा? ये तो 0 आएगा, 0 + 1 1। दूसरे वाले से आएगा ये भी 0 आएगा, 0 + 1 1। तीसरे वाले से क्या आएगा? 3/3, तो कोसेंट 1 आएगा, तो यहाँ से 1 + 1 ही आएगा 2। और यहाँ से कितना आएगा? यहाँ से आएगा 0 + 1 1। तो 2 ही ऐसे फैक्टर्स होंगे जो कि परफेक्ट क्यूब होंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप इसको समझ पाए। जैसे कि एक और एग्जांपल मैं ले लूँ, अगर मैं 36 ले लूँ, तो मैं आपसे पूछूं कि 36 के कितने ऐसे फैक्टर्स होंगे जो कि परफेक्ट क्यूब होंगे। ठीक है, तो 36 का अगर आप देखें तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2² 4 एंड इंटू 3² दैट इज़ 9। तो इसके ऐसे फैक्टर्स जो कि परफेक्ट क्यूब होंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें लिखना पड़ेगा 2/3 इसका कोसेंट यानी कि 0 और +1, और जो दूसरा टर्म है 2, तो उसके लिए कोसेंट लिखना पड़ेगा 2/3 + 1। ठीक है, तो कोसेंट इस केस में भी 0 है, इस केस में भी 0 है, तो 1 × 1 यानी कि 1। तो केवल एक ही फैक्टर ऐसा होगा जो कि परफेक्ट क्यूब होगा, और वो मुझे लगता है 1 होगा, क्योंकि अगर आप सारे फैक्टर्स लिखें जैसे 1 2 3 4 6 9 12 36, ठीक है, टोटल कितने फैक्टर होंगे? टोटल 2 + 1 3 एंड 2 + 1 3 9 होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक कौन सा मिस कर गया मैं? या 18 मिस कर गया, क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं 2 + 1 × 2 + 1 यानी कि 9 होने चाहिए थे। तो उसमें से जो परफेक्ट क्यूब है वो केवल 1 है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर की अगर हम बात करें तो कितने होंगे? तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कोसेंट 2/2, तो कोसेंट 2/2 1 एंड +1, और कोसेंट ऑफ 2/2 अगेन 1 + 1। तो इस केस में 4 परफेक्ट स्क्वायर हैं। अच्छा, तो जैसे कि कौन कौन से हैं? 1 है, 4 है, 9 है और 36 है।
इसके 1 भी हो गया, 4 भी एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया, 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया, 36 भी एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो वैसे नंबर जिनके फैक्टर्स को हमें फाइंड करना है कि कितने फैक्टर्स ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं और कितने फैक्टर्स ऐसे हैं जो परफेक्ट क्यूब हैं, तो वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। एक और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर बोथ perfect squares and perfect cubes। तो वैसे कितने नंबर होंगे? तो एक रैंडम एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो मैं एक नंबर ले लेता हूँ जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह से, काफ़ी बड़ा नंबर है, एक ह्यूज नंबर है, और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह से हमने लिखा। ठीक है, तो इस केस में हम वैसे नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने चाह रहे हैं जैसे एक ऐसा नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर भी हो और परफेक्ट क्यूब भी हो। ठीक है, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब बोथ। तो उस केस में हमें जो रिक्वायर्ड नंबर है वो कैसे मिलेगा? तो जो पावर्स हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के, उसको हम 6 से डिवाइड करेंगे और फिर उसका कोसेंट लेंगे। तो यानी कि हम कोसेंट लेंगे 20/6 + 1, क्योंकि कोई नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो हम उसको 2 से कर रहे थे, परफेक्ट क्यूब के केस में 3 से कर रहे थे। अगर परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब बोथ है तो उस केस में हम उसको 6 से कर रहे हैं। ठीक है, मतलब 2 × 3 6 से कर रहे हैं। कोसेंट ऑफ लेंगे 17/6 + 1, कोसेंट हम लेंगे 18/6 और +1, और कोसेंट हम लेंगे 11/6 और +1। ठीक है, तो इसको अगर आप सॉल्व करें तो यहाँ से 3 + 1 4 आएगा, यहाँ से आपको कितना आएगा 2 + 1 यानी कि 3 आएगा, यहाँ से आपको 3 + 1 यानी कि 4 आएगा, और यहाँ से आपको 1 + 1 यानी कि 2 आएगा। तो 4 × 3 = 12 × 4 = 48, 2 × 9 = 96, यानी कि 96 ऐसे फैक्टर्स होंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर भी होंगे और परफेक्ट क्यूब भी होंगे। आई होप कि आप ये बात समझ पाए। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे एक नंबर ले लेता हूँ 64। तो 64 एक परफेक्ट स्क्वायर भी है, जैसे कि 8 × 8 88 64 64, और 64 एक परफेक्ट क्यूब भी है क्योंकि 4 क्यूब 4 × 4 × 4। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को अगर देखें तो आप इसको कैसे समझ रहे थे कि 64 है 2⁶। ठीक है, यानी कि वो 6 एक ऐसा नंबर है जो कि 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है। तो आप इससे एक सेंस डेवलप कर पा रहे होंगे कि मैं 6 से इसको क्यों डिवाइड कर रहा था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट आइडिया है कि किसी भी नंबर को हम कितने तरीके से फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ कि क्वेश्चन ये है कि इन हाउ मेनी वेज ए नंबर कैन बी written as product of its two factors। ठीक है, तो ये एक बड़ा सा सिंपल रूल है, इसका आंसर बड़ा ही सिंपल है कि जो नंबर ऑफ तरीके हैं तो टोटल फैक्टर्स जितने होंगे, टोटल फैक्टर्स उसमें हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो उतने तरीके से हम लिख सकते हैं। मतलब मैं 24 वाला एग्जांपल ले लेता हूं, तो 24 को आप कैसे लिख सकते हैं 1 × 24, दो फैक्टर्स के फॉर्म में इसको आप लिख सकते हैं 2 × 12, इसको आप लिख सकते हैं 3 × 8, इसको आप लिख सकते हैं 4 × 6, फिर आप इसको लिख सकते हैं 6 × 4, पर हम उसको लिखेंगे नहीं क्योंकि 4 × 6 और 6 × 4 दोनों एक ही हुआ। तो उस केस में आप कितने तरीके हुए 1 2 3 4, और आपने पहले देखा था कि 24 के टोटल 8 फैक्टर्स हैं। तो नंबर ऑफ वेज इन विच इट कैन बी रिटन, कि कितने ऐसे तरीके हैं कि 24 को हम 2 फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख पाएँ, तो ऐसे 4 तरीके हैं। ठीक है, पर एक सवाल ये हो सकता है कि अगर टोटल फैक्टर्स ऑड हों तो क्या होगा। तो टोटल फैक्टर्स ऑड होने पे जो आंसर होगा उसमें थोड़ा सा बदलाव होगा। उस केस में हम लिखेंगे टोटल फैक्टर्स और +1 डिवाइडेड बाई 2। और एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स केवल उन्हीं नंबर्स के होंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर होंगे।
जैसे कि फॉर एग्जांपल आप 4 ले लेते हो तो 4 के 3 फैक्टर्स होंगे, 1, 2 और 4। जैसे कि आप परफेक्ट स्क्वायर 9 लेते हो तो 9 के 3 फैक्टर्स होंगे, 1, 3 और 9। जैसे कि आप 16 लेते हो तो 16 के कितने फैक्टर्स होंगे, 1 होगा, 2 होगा, क्या होगा और 4 होगा, 8 होगा और 16 होगा। यानी कि जो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, मैं अपनी बात को दोबारा रिपीट करता हूँ। मैं क्या बोल रहा था कि जो भी परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे उनके फैक्टर्स ऑड नंबर्स होंगे, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे और भी है कि जो परफेक्ट स्क्वायर्स हैं उनके जो मतलब जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल ऐसा लिखूं कि उनका जो स्क्वायर रूट होगा उस स्क्वायर रूट के पहले जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे और उस स्क्वायर रूट के बाद जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे वो दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 100 है तो 100 कितना का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है। इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं, इसके फैक्टर्स हैं 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 10 है। 10 के बाद इसके फैक्टर 20 है और टोटल और क्या होगा 50 है। और भी कोई फैक्टर है इसका 25 एंड देन 50। आई होप आई हैव नॉट मिस्ड एनी ऑफ दिस एंड देन 100। एक चीज़ मैं मिस कर रहा था, ठीक है। तो आप 100 के जो टोटल कितने फैक्टर्स होंगे आप अगर वो देखें तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फैक्टर हैं। और जो इसका स्क्वायर रूट है 100 का वो है 10, तो 10 के पहले 4 फैक्टर हैं और उसके बाद में 4 फैक्टर हैं, ठीक है। तो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स किस केस में होंगे, जब नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो उस केस में टोटल तरीके कितने होंगे किसी नंबर को उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखने का। जैसे 49 है तो 49 के 3 फैक्टर हैं 179, और 49 को 2 फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखने का केवल 2 ही तरीका है, 1 इंटू 49 और दूसरा तरीका है 49 इज इक्वल टू 7 इंटू 7। यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ वेज है मतलब टोटल फैक्टर्स 1 2 3 plus 1 that is 4 by 2 is equal to 2. So there are 2 ways. I hope the things are making sense to you. जो नेक्स्ट हमारा है, अभी तक वीडियो में हम अराउंड 50 मिनट से ज़्यादा हो गया। मैं इसको आशा करता हूँ कि मैं 1 घंटे के अंदर या थोड़ा उससे ज़्यादा में ये वीडियो कंप्लीट कर पाऊँगा। दूसरा तरीका ये है कि दूसरा क्वेश्चन ये है कि कितने ऐसे तरीके हैं, मैं क्वेश्चन को लिख देता हूँ कि इन हाउ मेनी वेज ए नंबर, और ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि पहला वाला तो ठीक है पर ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन हाउ मेनी वेज ए नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स को प्राइम फैक्टर्स। मुझे क्वेश्चन पहले से ही लिख लेना चाहिए था पर खैर कोई बात नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो आंसर मैं पहले बता देता हूँ। आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, आंसर होगा 2 to the power n-1। जहाँ पे n क्या है, जहाँ पे n है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर। तो इसको पहले समझ लेते हैं कि ये सवाल क्या है और इसका मतलब क्या है। जैसे कि मैं एक सिंपल एग्जांपल लूँ 320 का, ठीक है। अब 320 को अगर आप फैक्टराइज करें, प्राइम फैक्टराइजेशन लिखें तो ये होगा 2 to the power 6 इंटू 5 to the power 1, ठीक है। अब इसके प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं 2, एक तो 2 और दूसरा 5। रूल क्या मैंने बताया था, कितने प्राइम फैक्टर्स होते हैं, जितने नंबर ऑफ प्राइम्स उसके फैक्टराइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो 2 इन्वॉल्व है और 5 इन्वॉल्व है। तो 320 को इस तरह से लिखना है कि इसके जो दोनों प्रोडक्ट हैं वो को प्राइम हो। आई होप कि आपको ये आइडिया होगा कि को प्राइम नंबर से मेरा मतलब होता है कि ऐसे दो नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 1 के बराबर है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज़ 1। लाइक अगर मैं एग्जांपल लूँ 24 और 25 का, तो इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 के बराबर होगा। जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ 18 और 25 का, तो ये भी को प्राइम है। कोई भी नंबर 1 और मे बी 12 ले लेते हैं, तो 1 और 12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, तो ये को प्राइम है। अगर दो प्राइम
नंबर लेते हैं जैसे 13 एंड 17, तो ये भी आपस में को प्राइम है। तो सिंपल रूल ये है कि ऐसे दो फैक्टर्स जिनका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो 1 होना चाहिए। तो इस रूल के हिसाब से 320 को कितने तरीके से लिखा जा सकता है जिसके अंदर दोनों फैक्टर्स जो हों वो आपस में को प्राइम हो। तो आंसर होगा 2 टू द पावर n-1, यानी कि n कितना है, n है 2। ये n कैसे निकाला हमने कि जो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें कितने प्राइम नंबर है, तो उसमें 2 प्राइम नंबर है, तो उसको हमने लिखा 2 टू द पावर 2-1, यानी कि लिखा 2। ठीक है, अब दो तरीके कौन कौन से हो सकते हैं, तो मैं आपको वो दो तरीका बता देता हूँ। 320 को आप लिख सकते हैं 1 इंटू 320, एक तो ये तरीका है, और दूसरा 320 को आप लिख सकते हैं 5 इंटू 64। तो ये जो 64 है वो और 5 ये आपस में रिलेटिवली को प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ये आई होप कि आपको पता चल गया होगा। ठीक है, एक और चीज़ जो कि मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कस करना चाहता हूँ वो है कि सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ द फैक्टर्स, रेसिप्रोकल्स ऑफ द फैक्टर्स। और इसके बाद हम इस वीडियो को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ द फैक्टर्स क्या होता है, जैसे कि फॉर एक एग्जांपल ले लें कि मैं 12 ले लेता हूँ। तो 12 के क्या क्या फैक्टर्स हैं, 12 का फैक्टर है 1, 12 का फैक्टर है 2, 12 का फैक्टर है 3, 4, 6 और 12। ठीक है, तो इसके टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6 फैक्टर्स हैं। अब इसका रेसिप्रोकल क्या है, यानी कि 1 का रेसिप्रोकल है 1/1, 2 का रेसिप्रोकल है 1/2, 3 का रेसिप्रोकल है 1/3, 4 का रेसिप्रोकल है 1/4, 6 का रेसिप्रोकल है 1/6 और 12 का रेसिप्रोकल है 1/12। अगर आप इसको सम निकालना चाहें तो ये तो छोटा नंबर है तो आप बड़े आसानी से निकाल पाएंगे, पर बड़े नंबर में फिर से दिक्कत होगी। तो इसको एक चीज़ यहाँ पे आप ध्यान से समझिए कि अगर आप इसको ऐड करेंगे तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा 12। ठीक है, और अगर आप इसको डिवाइड करें वो 12 को 1 से, मतलब इसको आप लिखें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 12, यहाँ पे आएगा दूसरे टर्म के कारण 6, तीसरे टर्म के कारण आएगा 4, फिर आएगा 3, फिर आएगा 2 और फिर आएगा 1। तो बेसिकली ये जो ऊपर आ रहा है न्यूमरेटर में वो कुछ नहीं है, बस वो सम है फैक्टर्स का, यानी कि ये क्या है, ये है सम ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, और नीचे में क्या है, नीचे में जो नंबर है जिसका हमें रेसिप्रोकल का सम निकालना है वो ये है। तो यही एज ए रूल हम यूज कर सकते हैं कि सम ऑफ फैक्टर्स बाय डिवाइडेड बाय द नंबर इटसेल्फ। जैसे कि हमारा जो नंबर था 10500, तो उसका हमने जो प्राइम फैक्टराइजेशन बार बार यूज किया हुआ है, तो वो क्या था, वो था हमारा 2 टू द पावर 3 इंटू इसका प्राइम फैक्टराइजेशन था 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 3 इंटू 7 टू द पावर 1। और मैं बोलूँ कि इसके जो टोटल 48 आपके प्राइम फैक्टर जो इसके फैक्टर्स हैं उनके रेसिप्रोकल का सम लिखिए, तो ये तो काफ़ी टीडियस जॉब हो जाएगा, पर आंसर बड़ी आसानी से निकाल देंगे हम कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स। और सम ऑफ फैक्टर्स निकालने का हमारे पास फार्मूला ऑलरेडी है, डिवाइडेड बाय द नंबर इटसेल्फ 10500। सम ऑफ फैक्टर्स हमने पहले निकाला हुआ है, अगर आप देखें तो मैंने शायद पहले इसको निकाला होगा। सम ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, उसके बाद हमने निकाला है नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स। तो सम ऑफ फैक्टर हमने निकाला था इसके लिए 34944। ठीक है, तो 34944 यहाँ पे हम लिख देंगे। ठीक है, 34944 और डिवाइडेड बाय 10500। तो इस तरह से हम रेसिप्रोकल्स का भी सम निकाल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो में मैंने जो भी बात की कि सम ऑफ रेसिप्रोकल निकालना है तो कैसे निकालना है, सम ऑफ फैक्टर्स। सम ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला आपको पता है कि 2 स्क्वायर को लिखना है 2 टू द पावर 0 प्लस 2 टू द पावर 1 प्लस 2 टू द पावर 2 एंड सो ऑन, और उस तरीके से आप इसका सम निकाल सकते हैं। तो इसमें हमने जो फैक्टर्स से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसके बारे में बात किया। इस पे बहुत तरह के अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स बन सकते हैं, पर मैं देख रहा हूँ कि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है, तो मैं कुछ बीच बीच में कॉन्सेप्ट्स
तो डिस्कस करता ही रहूँगा, कुछ ऐसे भी वीडियोज़ डिस्कस करूँगा जिसमें अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस और जो है इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स लिए जाएंगे। तो अगर आपने अंत तक इस वीडियो को देखा है तो मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक ऑलरेडी कर चुके होंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर चुके होंगे। धन्यवाद। अगली वीडियोज़ में भी हम एप्टीट्यूड से रिलेटेड किसी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे।